हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डेली चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 14 का। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय पूंजीपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है 19वीं शताब्दी के मध्य से भारतीय पूंजीपतियों का विकास मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर था। और दूसरा दिया है कि लोकप्रिय वामपंथी आंदोलनों से भयभीत होकर पूंजीवादी वर्ग ने अपने दीर्घकालिक वर्गीय हितों के लिए साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है? ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारतीय पूंजीपति हैं दोस्तों उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से भारतीय पूंजीपतियों का जो विकास हुआ था वो मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर था। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो भारतीय पूंजी थे उनका जो विकास हुआ था वो मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं था बल्कि स्वतंत्र पूंजी के आधार पर उनका विकास हुआ था। और इसका जो दूसरा है कि लोकप्रिय वामपंथी आंदोलनों से भयभीत होकर पूंजीवादी वर्ग ने अपने दीर्घकालिक वर्गीय हितों के लिए साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन किया। तो यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उनके सामने यह मुद्दा नहीं था कि साम्राज्यवाद का विरोध किया जाए या नहीं किया जाए, बल्कि यह मुद्दा था कि साम्राज्यवाद से संघर्ष का जो मार्ग है ऐसा हो जिससे स्वयं पूंजीवादी जो है उनको खतरा ना हो। यानी कि दोस्तों जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में रिकार्डो के विचारों का उपयोग किया गया था? ए दिया है कि भू राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए किया गया था, बी दिया है भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए किया गया था, सी दिया है कि मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए उपयोग किया गया था, और जो डी दिया है कि पुलिस और सेना को अनुशासित करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अपन देखें जो रिकार्डो है ये दोस्तों कौन है? तो रिकार्डो जो है ये एक अर्थशास्त्री हैं जो कि इंग्लैंड के हैं और इनके जो विचार है उनका उपयोग इसलिए किया गया था ताकि जो भू राजस्व प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि भू राजस्व प्रणाली में सुधार करने के लिए जो रिकार्डो हैं उनके विचारों का उपयोग किया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जमींदारों को केवल उस समय प्रचलित औसत लगानों को ही प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति हो। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन कर्मयोगी जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह सिविल सेवा क्षमता विकास हेतु नवीन कार्यक्रम है, और दूसरा दिया है कि यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हीं से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि अपन को बताना है जो मिशन कर्मयोगी है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह सिविल सेवा क्षमता विकास हेतु नवीन कार्यक्रम है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो दूसरा दिया है कि यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम है इसको प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंडल है उन्हीं के द्वारा इसको अनुमोदित भी किया गया था और इन्हीं के द्वारा इसको आरंभ भी किया गया था। यानी कि इसका जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और जो मिशन कर्मयोगी है तो इसका उद्देश्य है कि जो सिविल सेवक है वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील रहे और साथ ही साथ विश्व भर के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं
और प्रथाएं हैं उनसे सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रकाशित के समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिया है संस्थापक या संपादक। तो इसमें जो पहला दिया है कि स्वदेश मित्रम जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक जो हैं वो सुब्रमण्यम अय्यर हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि वॉइस ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गांधी हैं। और इसका जो तीसरा दिया है कि बंगाली समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं। तो उपर्युक्त युगों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है और अपन इन सभी को पूरी ट्रिक से पढ़ेंगे। और अब अपन देखें जो समाचार पत्र हैं इनको प्रकाशित करना क्यों जरूरी था, ताकि दोस्तों भारत के लोगों को एकजुट किया जा सके और राष्ट्रीय कल्याण हेतु जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके लिए सभी को इकट्ठा किया जा सके। और इसमें जो पहला दिया है कि स्वदेशी मित्रम जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक जो हैं वो सुब्रमण्यम अय्यर हैं। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से भी पढ़ेंगे। और इसमें जो दूसरा दिया है कि वॉइस ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गांधी हैं, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉइस ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। और जो बंगाली समाचार पत्र हैं इसके जो संस्थापक हैं वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं। तो यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन देखें कि इन सभी को अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला था स्वदेश मित्रम जो थे इसके जो संस्थापक थे वो सुब्रमण्यम अय्यर थे। कैसे? देखिए इसमें आ रहा है मित्र और इसमें शब्द आ रहा है दूसरे में अय्यर, यानी कि आना यार। और यार को अपन क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। यानी कि जैसे अपन को पता चलेगा कि आना यार तो अपन किसको बुला रहे? अपने मित्र को ही बुला रहे। और कब बुला रहे? तो अपन सुबह से बुला रहे, यानी कि सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि सुबह से आना यार। क्यों आ? क्योंकि भाई तू अपने देश में ही तो है, यानी कि स्वदेश है। और इसका जो दूसरा है वॉइस ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। कैसे? देखिए जो वॉइस यानी कि आवाज की बात आ रही, और आवाज कौन सुनेगा? पूरा इंडिया सुनेगा। और क्यों सुनेगा? क्योंकि उनका क्या नाम है? दादा भाई, क्योंकि वो कौन है? दादा भाई हैं। और यदि कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा इंडिया का तो दादा भाई क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, यानी कि नौरोजी आ जाएगा दोस्तों। यानी कि जो वॉइस होता है यानी कि जो आवाज होती है वो कौन सुनते हैं? पूरी इंडिया सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो दादा भाई की आवाज है। और यदि किसी व्यक्ति ने उनकी वॉइस यानी कि उनकी आवाज नहीं सुनी तो दादा भाई क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, यानी कि नौरोजी आ जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। और इसका जो तीसरा है कि बंगाली समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, न कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं। कैसे? देखिए बंगाली यानी कि दोस्तों बंगलों की बात हो रही, तो बंगलों में अपन को क्या मिलेंगे? सुंदर सुंदर नाथ की फोटो मिलेंगी जो कि दोस्तों कांच के अंदर मरी रहेंगी, और जिससे दोस्तों अपन को एनर्जी नहीं होगी। यानी कि सुंदर सुंदर अपन को क्या मिलेंगे? नाथ की फोटो मिलेंगी। कहाँ पे? बंगलों में मिलेंगी, और जिससे अपन को एनर्जी नहीं होगी, यानी कि बनर्जी आ जाएगा। यानी कि सुंदरनाथ बनर्जी कहाँ पे मिलेंगे? अपन को बंगलों में मिलेंगे, यानी कि बंगाली आ जाएगी। और अपन इन सभी को एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि जो पहला था स्वदेश मित्रम, ये दोस्तों सुब्रमण्यम अय्यर थे, क्योंकि जब अपन अपने यार को बुलाएंगे तो अपन सुबह से बुलाएंगे। और क्यों बुलाएंगे? क्योंकि दोस्तों वो कहाँ पे है? अपने देश में। और अपन अपने यार को कैसे करके बुलाते हैं? कि आना यार, यानी कि जो मित्र हैं तो उनको अपन आना यार बुलाते हैं और सुबह से बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो अपने देश में ही। और दूसरा जो था वॉइस ऑफ इंडिया, तो दोस्तों जो इंडिया होती है वो किसकी आवाज सुनना पसंद करती है? दादा भाई नौरोजी की। क्योंकि यदि दादा भाई की आवाज नहीं सुनेंगे तो दादा भाई क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, यानी कि नौरोजी आ जाएगा। और जो तीसरा था बंगाली, तो बंगाली में दोस्तों यानी कि बंगलों की बात हो रही, तो बंगलों में अपन को क्या मिलेंगे? तो बंगलों में अपन को सुंदर सुंदर नाथ की फोटो मिलेगी, जिससे अपन को एनर्जी नहीं होगी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंजाब में रणजीत सिंह के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए दिया है कि रणजीत सिंह ने गुरु नानक के नाम के सिक्के चलाए। बी दिया है राज्य की सेवा में यूरोपीय लोगों का नियोजन उनकी प्रशासन की एक विशिष्ट विशेषता थी। सी दिया है कि रणजीत सिंह के अधीन पंजाब धर्मनिरपेक्ष नहीं था, क्योंकि उसने अन्य धर्मों के सापेक्ष सिख धर्म को बढ़ावा दिया। और जो डी दिया है कि न्याय प्रशासन को राज्य की आय के स्रोत के रूप में देखा जाता था। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है।
तो अब अपन देखें जो पंजाब के रणजीत सिंह थे उनके प्रशासन के संदर्भ में अपन को बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है कि रणजीत सिंह ने गुरु नानक के नाम के सिक्के चलाए थे, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रणजीत सिंह जो थे वो एक महाराजा थे और ये सिख साम्राज्य के संस्थापक भी थे और इन्होंने गुरु नानक के और जो गुरु गोविंद थे उनके नाम के सिक्के चलाए थे, इसलिए पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बी नंबर दिया है कि राज्य की सेवा में यूरोपीय लोगों का नियोजन उनके प्रशासन की एक विशिष्ट विशेषता थी, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सी नंबर दिया है कि रणजीत सिंह के अधीन पंजाब जो था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था, क्योंकि उसने अन्य धर्मों के सापेक्ष सिख धर्म को बढ़ावा दिया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रणजीत सिंह थे उन्होंने सिख धर्म के अलावा भी जो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, उन सभी को उन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया था, इसलिए जो सी नंबर है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसका जो डी नंबर है कि न्याय प्रशासन को राज्य की आय के स्रोत के रूप में देखा जाता था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कितना भी बड़ा अपराध किया गया है, यदि वो जुर्माना भरने के लिए तैयार है तो उसकी जो सजा होती थी वो माफ कर दी जाती थी, इसलिए जो न्याय प्रशासन था वो राज्य की आय के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण था। यानी कि दोस्तों इसे अपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि रणजीत सिंह के अधीन पंजाब धर्मनिरपेक्ष नहीं था, क्योंकि उसने अन्य धर्मों के सापेक्ष सिख धर्म को बढ़ावा दिया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टीपू सुल्तान ने मैसूर में कृषि के आधुनिकीकरण और संवर्धन में अत्यधिक योगदान दिया था। इस संदर्भ में कृषि के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन से टीपू सुल्तान द्वारा किए गए सुधार थे। पहला दिया है कि उसने बिचौलियों को हतोत्साहित करके सरकार और कृषक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। और जो दूसरा दिया है कि भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर राज्य की भू राजस्व मांग परिवर्तनीय थी। और जो तीसरा दिया है कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को आकृष्ट छोड़ दिए जाने पर दंडात्मक कर आरोपित किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो टीपू सुल्तान है इनका मैसूर में जो कृषि हुई थी उसके आधुनिकीकरण और जो संवर्धन है उससे योगदान क्यों था, क्योंकि दोस्तों ये अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। और इसमें जो पहला दिया है कि उसने बिचौलियों को हतोत्साहित करके सरकार और कृषक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि दोस्तों अभी मोदी जी भी कर रहे हैं। यानी कि जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर राज्य की भू राजस्व मांग परिवर्तनीय थी, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका तीसरा है कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को आकृष्ट छोड़ दिए जाने पर दंडात्मक कर आरोपित किया जाता था, इसलिए तीसरा वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1882 की हंटर आयोग की अनुशंसाएं थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन से सरकार की वापसी से, और जो इसमें दूसरा दिया है कि माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण का जिला और नगरपालिका परिषदों को हस्तांतरण से, और जो तीसरा दिया है कि देसी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार करने से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। जो 1882 में हंटर आयोग की जो समिति आई थी उनकी कौन कौन सी अनुशंसाएं थी। तो इसका जो पहला दिया है कि माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन से सरकार की वापसी से था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण का जिला और नगर पालिका पार्षदों को हस्तांतरण करने से, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका तीसरा दिया है कि देसी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार करने से था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और इन्होंने यह भी अनुशंसा की थी कि जो शिक्षा होगी वो 2 प्रकार से दी जाएगी, यानी कि एक जो स्कूली शिक्षा होती है और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा।
ताकि जो व्यक्ति स्कूली शिक्षा में यदि सफल होता तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ बन जाए, और जो व्यक्ति यदि स्कूली शिक्षा में सफल नहीं होता तो वो कम से कम व्यवहारिक ज्ञान वो प्राप्त कर ले, ताकि वो आगे जाकर कोई अपना अच्छा सा बिजनेस खोल सके। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण और उत्तरदायी थे। इसमें जो पहला दिया है कि राज्य के लिए निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना था। इसमें जो दूसरा दिया है कि भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चों को कम करना, और जो तीसरा दिया है कि खेती का विस्तार करना और कृषि उद्यम को प्रोत्साहित करना, और जो चौथा दिया है कि किसानों के भू स्वामित्व को मान्यता देना और उनका संरक्षण करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 4, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो स्थायी बंदोबस्त कानून आया था ये सन 1793 में आया था, और इसमें कहा गया था कि राज्य के लिए निश्चित आय और स्थिर आय सुनिश्चित करना था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चों को कम करना, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि खेती का विस्तार करना और कृषि उद्यम को प्रोत्साहित करना, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका चौथा दिया है कि किसानों के भू स्वामित्व को मान्यता देना और उनका संरक्षण करना, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार को जमींदारों में नियत कर दिया था, यानी कि किसानों को इसमें मान्यता नहीं दी गई थी, जबकि इसमें जमींदारों को मान्यता दी गई थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चार्टर अधिनियम जो 1833 है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें जो ए दिया है कि इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो बी दिया है कि इसने भारतीय कानूनों का समेकन और संहिता कारण के लिए विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया था। और इसमें जो सी नंबर है कि इसने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, और यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। और जो इसमें डी नंबर दिया है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में अधिकारी के नामकरण किया। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। दोस्तों इसी चैनल पर जो चार्टर अधिनियम है दोस्तों, यानी कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 है वो दोस्तों चल रहा है, और दोस्तों उसमें अपन ने इन सभी को पूरी ट्रिक से भी पढ़ा है। और दोस्तों यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहां से जाकर एक बार वीडियो जरूर देखें। तो अपन देखें कि दोस्तों इससे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें जो पहला दिया है कि इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए लास्ट में आ रहा है 3 शब्द, और जो हेलेना है इसमें 3 शब्द आ रहा है, यानी कि यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बी नंबर दिया है कि इसने भारतीय कानूनों का समेकन और संहिता कारण के लिए विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया था, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सी नंबर दिया है कि इसने वाणिज्यिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, और यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि जो डी नंबर दिया है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में आधिकारिक नामकरण किया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के वायसराय था वो दोस्तों सन 1898 बना था, यानी कि जो संतान की क्रांति हुई थी उसके बाद बनाया गया था। यानी कि जो इसका डी नंबर है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 1833 चार्टर एक्ट है इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय न बना के भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसलिए दोस्तों जिसका डी नंबर है ये वाला इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन को बताना था कि इसका कौन सा सही नहीं है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मराठा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है बालाजी विश्वनाथ किस समय में पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया था। और जो दूसरा दिया है कि पेशवा अपने मूल राज्य के बाहर विजय के लिए सरदारों पर अत्यधिक निर्भर था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो मराठा राज्य उनके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवा मराठा जो थे वो साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गए थे, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि पेशवा अपने मूल राज्य के बाहर विजय के लिए सरदारों पर अत्यधिक निर्भर था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्योंकि जो पेशवा थे वो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेना पर ही निर्भर नहीं थे, बल्कि ये जब विजय पाते थे तो वो दोस्तों सरदारों के अत्यधिक निर्भर होने पर ही विजय पाते थे। यानी कि जो सरदार होते थे उन्हीं पर निर्भर रहते थे विजय के लिए। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण जो है वो 19वीं सदी में भारत द्वारा आरंभ की गई एक परियोजना थी। ए दिया है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए परियोजना थी। बी दिया है भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट की भूकंपिता का परिकलन करने के लिए थी। और सी दिया है कि हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु की गहराई का अनुमान लगाने के लिए परियोजना थी। और जो इसमें डी दिया है कि भारत के पश्चिमी तट के निमज्जन की सीमा का मापन करने के लिए परियोजना थी। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें जो महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसे शब्द आ रहा है कि त्रिकोणमिति। तो दोस्तों त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज की बात हो रही। और दोस्तों जो त्रिभुज के रूप में होता है तो वो दोस्तों एक प्रकार की चोटी होती है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के मापने के लिए ये परियोजना लाई गई थी। और अपन देखें तो अभी हाल ही में यानी कि कुछ ही महीनों पहले चीन और नेपाल ने जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो भी नाप ली। और उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है वो बताई उन्होंने 8848.86 बताई है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा से राजा राम मोहन राय का के योगदान या कार्य है या है। पहला दिया है संवाद कौमुदी, दूसरा दिया है कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति और तीसरा दिया है वेदांत कॉलेज। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 1, सी केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 1 और 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो राजा राम मोहन राय हैं तो ये दोस्तों कौन है और इन्होंने कौन कौन से योगदान दिए या इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो राजा राम मोहन राय इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और इन्होंने जो पहला दिया है कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र प्रकाशित किया, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि जो संवाद कौमुदी समाचार पत्र है इसके माध्यम से जो सती प्रथा है उसको अमानवीय और हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध बताकर उसकी निंदा की जा सके। और जो दूसरा है कि कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति की स्थापना की थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका तीसरा दिया है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना सन 1825 में की गई थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। इसका जो ए नंबर है कि INC के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो WC बनर्जी ने की थी। और जिसका बी नंबर है कि INC की ब्रिटिश समिति का गठन वर्ष 1889 में किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश और यूरोपीय सांसदों की पहचान करना था। और इसमें सी दिया है कि दादा भाई नौरोजी INC के अध्यक्ष पद पर 3 बार चयनित हुए। और जो डी नंबर दिया है कि भीकाजी कामा जो थी उनके द्वारा INC के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर नहीं है। और अब अपन देखें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि INC है, इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है कि INC के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका बी नंबर है कि INC की ब्रिटिश समिति का गठन वर्ष 1889 में किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश और यूरोपीय सांसदों की पहचान करना था। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई थी, और जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनमत को शिक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करना। और इसका जो सी नंबर दिया है कि दादा भाई नौरोजी INC के अध्यक्ष पद पर 3 बार चयनित हुए हैं, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो डी नंबर दिया है कि भिकाजी कामा जो थी उनके द्वारा INC के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई थी, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा विश्व सौर प्रौद्योगिकी जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किसके द्वारा किया गया था।
इसमें ए दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा, बी दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, सी दिया है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के कन्वेंशन द्वारा, और डी दिया है विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसे शब्द आ रहा है विश्व सौर प्रौद्योगिकी, यानी कि दोस्तों ये जो संबंधित होगा तो सौर प्रौद्योगिकी से ही संबंधित होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया था। और ये जो विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था इसको 8 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 15 है कि कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो ए नंबर दिया है कि श्रम विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरणों की प्रणाली प्रदान करना, बी दिया है ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय बागानों में कार्य दशाओं को विनियमित करना, और सी दिया है उद्योगों में बाल श्रम की कार्य दशाओं को विनियमित करना, और डी दिया है कि औद्योगिक श्रमिकों की संघ निर्माण और उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता करने से। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 1881 का जो अधिनियम आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो पहला दिया है कि श्रम विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरण की प्रणाली जो थी वो प्रदान करना था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो बी नंबर दिया है कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय बागानों में कार्य दशाओं को विनियमित करने से, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो इसका सी नंबर दिया है कि उद्योगों में बाल श्रम की कार्य दशाओं को विनियमित करने से, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये कारखाना अधिनियम था 1881 का, ये दोस्तों प्रथम कारखाना अधिनियम था, और जबकि दूसरा जो अधिनियम आया था वो दोस्तों 1891 में आया था। और जो प्रथम कारखाना अधिनियम था यानी कि 1881 था, उसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वो कारखाने में नियोजित नहीं किए जा सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो बच्चे 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के हैं तो उनसे दिन में 9 घंटे से अधिक के कार्य नहीं लिया जा सकता। और इसमें यह भी कहा गया था कि बच्चों को 1 महीने में 4 अवकाश भी दिए जाने अनिवार्य थे। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि थियोसोफिकल जो आंदोलन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कथन सही हैं। पहला दिया है इसने उपनिषदों और सांख्य दर्शन की विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त की, और जो दूसरा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने मानवता के सार्वभौमिक भ्रातृत्व के लिए कार्य किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो थियोसोफिकल आंदोलन है इसकी शुरुआत है यानी कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1875 में न्यूयॉर्क यानी कि जो अमेरिका में है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि सन 1882 में इसका मुख्यालय भारत में मद्रास के बाहरी क्षेत्र जो था यानी कि आडयार था वहां पे इसको स्थानांतरित कर दिया था। और इसकी जो विशेषता थी इसने जो पहला दिया है कि इसने उपनिषदों और सांख्य दर्शन की विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो यह लफ्ज को सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आंदोलन था ये इसीलिए चालू हुआ था क्योंकि जो थियोसोफिकल आंदोलन था तो ये लोग दोस्तों भारत की विचार और संस्कृति से बहुत ही प्रेरित हुए थे, इसलिए दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने मानवता के सार्वभौमिक भ्रातृत्व के लिए कार्य किया था, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने किसी व्यक्ति के साथ धर्म हो गया, लिंग हो गया, जाति, वंश और रंग इन सभी के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया था, इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक के शासन के अधीन बंगाल में भूमि अधिकारों की नई व्यवस्था और नवीन राजस्व बंदोबस्त स्थापित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना कर रहे थे क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया था। और जो दूसरा दिया है कि जमींदार जोतदार कहलाने वाले धनी किसानों की सहायता से किसानों को नियंत्रित करते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें
जो स्थायी बंदोबस्त कानून आया था, यानी कि 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त कानून आया था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि जमींदार जोतदार कहलाने वाले धनी किसानों की सहायता से किसानों को नियंत्रित करते थे, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गांव के भीतर जोतदारों की जो शक्ति थी वो जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी, इसलिए दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकेबंदी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट का सामना करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा लागू किया गया था। ए दिया है चार्टर अधिनियम 1813, बी दिया है चार्टर अधिनियम 1833, सी दिया है चार्टर अधिनियम 1853 और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो नेपोलियन आए थे दोस्तों भारत में, उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि चार्टर अधिनियम 1813। और जो चार्टर अधिनियम 1813 था, इसने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार यानी कि चाय के व्यापार को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रिटिश भारत के दौरान जनजातीय विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है जनजातीय विद्रोह और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र। पहला दिया है रंपा विद्रोह जो हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था। दूसरा जो दिया है रामोसी विद्रोह ये सतारा में हुआ था। तीसरा दिया है संथाल विद्रोह ये राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था। और जो चौथा दिया है कि च्वाल विद्रोह ये मिदनापुर में हुआ था। तो उपर्युक्त युगों में से कौन से सुमेलित हैं। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो ब्रिटिश भारत के दौरान जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि रंपा विद्रोह विशाखापट्टनम से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इन सभी को अपन ट्रिक से ही पढ़ेंगे। और इसमें जो दूसरा दिया है कि रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो सतारा में हुआ था। और जो तीसरा दिया है कि संथाल विद्रोह ये राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसका चौथा दिया है कि च्वाल विद्रोह मिदनापुर में हुआ था, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। और दोस्तों अब अपन देखें कि इन सभी को अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए जो पहला दिया है रंपा विद्रोह ये विशाखापट्टनम है। कैसे, देखिए रंपा यानी कि थोड़ा सा थम जा, क्यों थम जा, क्योंकि आगे शाखा है या नहीं ये अभी पता नहीं, यानी कि बी शाखा यानी कि आगे शाखा है या नहीं, क्योंकि बी आ रहा है यानी कि शाखा है या नहीं है, तो अभी थम जा यानी कि रंपा आ जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि रामोसी विद्रोह ये सतारा में। कैसे, देखिए रामोसी यानी कि राम जो होंगे वो दोस्तों एक तारे के समान रहते हैं, यानी कि जो राम होते तो वो दोस्तों सभी तारों यानी कि सतारा में एक तारा होता है, यानी कि जो रामोसी यानी कि राम आ रहा शब्द तो राम जो होंगे सभी तारों में से एक होंगे। और जो तीसरा है कि संथाल विद्रोह ये राजमहल की पहाड़ियों से। कैसे, क्योंकि संथाल यानी कि इसमें शब्द आ रहा है कि जो थाल यानी कि बड़ा बड़ा थाल होंगे वो दोस्तों कहाँ पे मिलेंगे, वो अपन को राजमहल की पहाड़ियों में मिलेंगे। और इसमें चौथा दिया है कि च्वाल विद्रोह ये मिदनापुर में। कैसे दोस्तों, क्योंकि अपन जब पक्षियों को दाना यानी कि मिदनापुर यानी कि जब अपन पक्षियों को दाना डालते हैं तो वो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, चुनते हैं, यानी कि च्वाल विद्रोह क्या हो जाएगा, मिदनापुर। यानी कि दोस्तों जैसे ही बात आएगी थमजा यानी कि क्यों थमजा, क्योंकि आगे शाखा है या नहीं, यानी कि विशाखापट्टनम। और जो राम होंगे वो तारों में एक होंगे। और जो थाल होंगे दोस्तों वो राजमहल की पहाड़ियों में मिलेंगे। और जो अपन दाना डालेंगे वो दोस्तों अपन चुनने के लिए डालेंगे, यानी कि च्वाल विद्रोह आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, अपना आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया। दूसरा दिया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया। और तीसरा दिया है कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली आरंभ की गई। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। ए दिया है 1, 2, 3, बी दिया है 2, 3, 1, सी दिया है 3, 2, 1 और डी दिया है 3, 1, 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि दोस्तों इसका सही कालानुक्रम
क्या है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है वो एक अधिकार समाप्त कर दिया जाए, यानी कि चाय के व्यापार को छोड़कर जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। और फिर 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती की खुली प्रतियोगिता जो प्रणाली थी उसको आरंभ किया गया था, यानी कि दूसरे में आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर का। और फिर जो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था उसमें कहा गया था कि भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया जाए। और जो दोस्तों पहले वायसराय थे वो थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कैसे दोस्तों, क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी उनको दोस्तों पता नहीं था कि उनके कितने नंग वालिस हैं, यानी कि वायसराय आ जाएगा, यानी कि भारत का वायसराय आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि 2, 3 एक सही आंसर है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।